एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अपना लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। वैसे तो क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिले हो रहा है। क्वेश्चन भी उस चैप्टर के आ जाएंगे और उससे पहले वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आ जाएंगे। हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम लोग जो टॉपिक्स है वो कवर कर ले, क्योंकि अपने लिए बेनिफिट रहेगा इसका। ठीक है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम वाला। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीएस के हिसाब से। अगर अपन लोग देखते हैं इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और नीट वालों का थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप लोग नीट के वीडियो भी अपलोड कीजिए, तो उसके वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर ही। ठीक है, तो वो भी हम लोग कवर करते हैं, तो आप लोग ये पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, इसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जैसे चैप्टर का नाम है अंतःस्रावी तंत्र। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कुछ साइंटिस्ट के नाम की, और बात करते हैं इसके अंदर जो शाखाएं होती है, ठीक है, जो ब्रांचेज होती है, यानी इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, उनकी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, तो अगर बात करें कि साइंस की कौन सी ब्रांच के अंदर जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन करते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चों याद रखना, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम यानी साइंस की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा जिसके अंदर अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? याद रखना, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी याद रखना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंडोक्राइनोलॉजी। मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा, हिंदी भी लिखूंगा और उसके मैं इंग्लिश भी लिखूंगा। ठीक है, तो ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी चेक कर लेता हूं, साइड में दिख रहा होगा। ओके, सब सही है। एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का अध्ययन साइंस के जिस ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन का मतलब आप समझ गए, अंतःस्रावी तंत्र, और लॉजी जिसका सफिक्स लगता है, जिसके पीछे लगता है, उसका मतलब होता है लॉगस, यानी कि स्टडी, अध्ययन होता है। वही अगर हम लोग बात करें एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, तो बच्चों ये भी आप लोगों को याद रखना है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, हिंदी में लिख लेना, एंडोक्राइनोलॉजी के जनक या फिर एंडोक्राइनोलॉजी के पिता। तो कौन है बच्चों? याद रखना, थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन। हिंदी भी लिख रहा हूं मैं, थॉमस एडिसन। बच्चों ये हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप चाहे किसी भी टाइप की क्वेश्चन देख लेना, वो सारी क्वेश्चन आप लोगों के मैक्सिमम बन जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है? थॉमस एडिसन है। वहीं अगर बात करें, नॉर्मल सी बात है, देखो हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेशन का जो काम होता है, कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है, वो कौन करता है? 2 तंत्र मिलकर करते हैं। कौन कौन से तंत्र? एक होता है तंत्रिका तंत्र और एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। 2 सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर समन्वय का काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं। बच्चों याद रखना, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तीव्र होता है, फास्ट होता है बच्चों। तो अगर इन दोनों का अपन लोग सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है, तो इजीली हो जाएगा अध्ययन, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? याद रखना, स्टडी ऑफ नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? याद रखना,
एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। समझना इस चीज को। न्यूरो का मतलब क्या हो गया? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, न्यूरो का मतलब क्या हो गया? नर्वस सिस्टम, है ना। और एंडोक्राइन का मतलब क्या हो गया? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। न्यूरो का मतलब क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र। और एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या हो गया? अंतःस्रावी तंत्र। बच्चों याद रखना, जो नर्वस सिस्टम होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, वो तीव्र होता है, फास्ट काम करता है। बच्चों याद रखना कैसे काम करता है, ये हमारी बॉडी में तीव्र यानी फास्ट काम करता है। वही अगर बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ये कैसा काम करता है? स्लो काम करता है, धीमा काम करता है, धीमा काम करता है, स्लो काम करता है। तंत्रिका तंत्र आप लोगों को पता है, ठीक है ना, ये इंपल्सिस पे काम करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो किस पे काम करता है? बच्चों याद रखना, ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स पे काम करता है। यानी ये हार्मोन्स को ब्लड के अंदर डालता है और ब्लड उसको टारगेट तक लेके जाने का काम करती है। तो ये नॉर्मल से कुछ ब्रांचेस हो गए जो आप लोगों को याद रखना है। फादर जरूर आप लोगों को याद रखना है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बच्चों थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन हो गया। और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अगर हम लोग तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों का एक साथ अध्ययन करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उस ब्रांच को बोलते हैं आप लोग न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर आगे, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे देखते हैं। हो गया? ध्यान से समझना। इसके अंदर यानी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स वगैरह, ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रंथियों के बारे में। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग पहले बात कर लेते हैं ग्रंथियाँ यानी ग्लैंड होती क्या है। ठीक है, ग्रंथियाँ यानी कि ग्लैंड क्या होती है। ग्रंथियां यानी ग्लैंड क्या होती है, समझना बच्चों। कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो स्त्रावण का काम करती है, जो किसी भी रसायन, किसी भी पदार्थ, किसी भी जूस या किसी भी एंजाइम्स का स्त्राव करती है, वो क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। बच्चों याद रखना, कोशिकाओं का समूह है जो रसायन या फिर पदार्थों का स्त्रावण करती है, क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। अब वो स्त्राव किसी भी चीज का हो सकता है, हार्मोन का ये सिक्रेशन कर सकती है, एंजाइम्स का सिक्रेशन कर सकती है, जूसेस का सिक्रेशन कर सकती है। क्लियर हो गया? पसीने का स्त्राव कर सकती है, दुग्ध का स्त्राव कर सकती है, सीबम का स्त्राव कर सकती है, ऑयल का स्त्राव कर सकती है। ये सभी क्या है? ग्रंथि है। तो इसके अंदर जरूर लिखना आप लोग, कोशिकाओं का समूह है जो पदार्थों का, इसके अंदर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्या क्या हो सकते हैं, हार्मोन, एंजाइम, जूसेस यानी रस, जैसे पाचक रस वगैरह, ठीक है, ETC यानी इसके अंदर और भी आ जाएंगे, जैसे पसीना आ गया, ऑयल वगैरह आ गया, सीबम वगैरह आ गया, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ETC पदार्थों का स्त्राव करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, स्त्राव करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्लैंड कहलाती है, ग्रंथियां कहलाती है। यानी कोशिका का क्लस्टर होता है, समूह होता है, बहुत सारी कोशिका मिलकर, ठीक है, और यहां से ये जूसेस वगैरह, एंजाइम वगैरह, हार्मोन वगैरह का स्त्राव करती है। तो ये क्या बन गई भैया? ये ग्रंथि बन गई, ये ग्लैंड बन गई। इतना क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है। अब हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथि आती है हम लोग वो जानेंगे, उनके बारे में अब हम लोग सीखने वाले हैं। तो जल्दी से नोट करो और बात करते हैं ह्यूमन बीइंग यानी कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा चैप्टर, तो हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां, 3 प्रकार की ग्लैंड होती है। बच्चों याद रखना, कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 1, 2 और ये थर्ड वाली हो गई। पहले ग्लैंड का बात करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड
एक्सोक्राइन ग्लैंड, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब कई दफा बच्चे सोच लेते हैं एक्सोक्राइन बाह्यस्रावी, हो सकता है वो शरीर से बाहर किसी चीज का स्राव करती होंगी, ठीक है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें बच्चे सोच लेते हैं कि हो सकता है ये हमारे शरीर के अंदर किसी चीज का स्त्राव कर रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो डिफरेंस करने का जो पर्पज है, किस तरह से किस बेसिस पे हम लोग इनको अलग अलग करते हैं, वो अभी हम लोग इसको सीखने वाले हैं। और थर्ड जो टाइप होता है ग्लैंड्स का, वो होता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्या होता है वो? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये तीन टाइप होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तीन प्रकार की ग्रंथियां हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। वन बाय वन हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने जाना है अभी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो बच्चे सोच लेते हैं बाह्यस्रावी, शरीर से बाहर किसी पदार्थ का स्राव कर रही होगी, तभी हम इसको बाह्यस्रावी कहते हैं। बट ये थोड़ा गलत है, समझना ध्यान से। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो अपने पदार्थों को, बच्चों याद रखना, अपने रसायन अपने पदार्थों को किसमें छोड़ती है? नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं के अंदर छोड़ती है, और नलिकाओं से वो टारगेट के अंदर जाता है। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके पास खुद की नलिका होती है, खुद की डक्ट होती है। तो बच्चों याद रखना, इनके पास क्या है? डक्ट उपस्थित होती है, नलिका होती है। नलिका पाई जाती है। पहला पॉइंट तो हमको ये याद रखना है। वहीं अगर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, तो भैया इनके पास किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती है, किसी भी प्रकार की नलिका नहीं होती है। मतलब ये कैसे हो गए? डक्टलेस हो गए। कैसे हैं ये? डक्टलेस है, नलिका विहीन है। पता चल गया? ओके। अब जो कि इनके पास अगर खुद की नलिका है, तो इनको कहाँ जरूरत है? रक्त के अंदर अपने पदार्थों को स्त्राव करने की। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपने पदार्थों को ब्लड के अंदर नहीं छोड़ती है, इनको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की नलिका है, खुद की डक्ट है। तो याद रखना, ये अपने पदार्थों को रक्त में नहीं छोड़ती है, तो बच्चों रक्त के संपर्क में नहीं आता। ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होती है। मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल से, हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं। समझना, अपनी लैक्रिमल ग्लैंड हो गई, लैक्रिमल यानी कि अपनी जो आंखों वाली ग्रंथि होती है वो हो गई। लैक्रिमल ग्लैंड है, सिंपल सी बात है, समझना इसको। लैक्रिमल ग्लैंड के पास खुद की डक्ट होती है, ठीक है, खुद की क्या है, इसके पास नलिका होती है, और वहां से टीयर यानी आंसू जो होते हैं वो वहां से होते हुए अपने यहाँ से आंखों से बाहर निकल जाते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा, क्या उस टीयर, उस आंसू के अंदर आप लोगों को खून नजर आता है, ब्लड देखने को मिलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वहीं अगर बात करें हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर खुद की तो कोई नलिका या डक्ट वगैरह होती नहीं है। तो ये क्या करेंगे? अपने पदार्थों को, ये क्या स्त्राव करती है आप लोगों को पता है? हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये अपने हार्मोन को सीधा ब्लड के अंदर छोड़ती है। रीजन पता चल गया? क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती है, किसी भी प्रकार की नलिका नहीं होती है। इनको जरूरत है नलिका की, तो ये किसमें अपने पदार्थों को, अपने रसायन को छोड़ती है? ये ब्लड के अंदर छोड़ती है, और ब्लड के थ्रू ये टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। बट इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके पास खुद की डक्ट है, इसलिए ये अपने पदार्थों को उस डक्ट के थ्रू बाहर लेके आती है, उस डक्ट के थ्रू लेके जाती है। इतना क्लियर हो गया? वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, जैसे एग्जांपल ले लो आप, नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जितने भी जूसेस वगैरह होते हैं, जैसे हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, जठर ग्रंथि कहाँ पर होती है? अपने अमाशय में होती है, इसमें रेनिन, पेप्सिन वगैरह उपस्थित होते हैं। अब आपने देखा होगा, जो लोग वॉमिटिंग करते हैं तो इसका मतलब उसमें खून आना चाहिए था। अगर वो एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्लड के कांटेक्ट में रहेंगे तो खून आना चाहिए, क्योंकि वो ब्लड के अंदर मिक्स के आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास खुद की डक्ट होती है, खुद की नलिका होती है, और यही मेन रीजन होता है कि जब अपन लोग वॉमिटिंग करते हैं तो उसमें ब्लड नहीं होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्लियर है कि भैया जिनके पास जिनके पास डक्ट होती है, नलिका होती है, वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, ये अपने पदार्थ ब्लड के अंदर नहीं छोड़ते। लेकिन जिनके पास डक्ट नहीं होती है, नलिका नहीं होती है, वो अपने पदार्थ रक्त में छोड़ते हैं, ठीक है ना?
ब्लड के अंदर ये छोड़ते हैं, ब्लड के अंदर। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर हम लोग सब कुछ जानेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर इसी के ऊपर बेस रहेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। हालांकि हम लोग अलग अलग जगह पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इनको यहीं पर समराइज कर देते, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या डिफरेंस है, और कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन है और कौन कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन है। ओके, देन हम लोग बात करते हैं इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, किस चीज का स्त्राव करती है। बच्चों याद रखना, इसमें जो मैसेंजर होते हैं, जो केमिकल होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों, याद रखना, हार्मोन्स। यानी कि कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि क्या स्त्राव करती है, हार्मोन स्त्राव करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड या बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है वो हार्मोन स्त्राव नहीं करती है, एंजाइम्स वगैरह, जूसेस वगैरह स्त्राव करती है। वो सारी बातें हम लोग देखने वाले इसी के अंदर। मिक्स्ड ग्लैंड की बात करते हैं, मिश्रित ग्रंथि की बात करते हैं। इसका मतलब ये क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि इसके पास दोनों के करैक्टर है। यानी ये एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू भी बिहेव कर सकती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू भी बिहेव कर सकती है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है। तो ऐसी ग्रंथि या ऐसी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर केवल सिंगल है, एक ही है। ओके, और उसका नाम आप लोगों को याद रखना, वो है पैनक्रियाज। क्या है वो, पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी भी करेंगे कि भैया कितना % पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है और कितना % पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है। ये सारी बातें हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इंसुलिन, ग्लूकागोन, हार्मोन वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर तो हम लोगों को बस इतना ही याद रखना है कि जो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, उसका नाम क्या है, पैनक्रियाज, यानी कि अग्नाशय होता है। ये दोनों ग्लैंड के थ्रू बिहेव करती है। ओके, ये दोनों ही ग्रंथियों के द्वारा, ग्रंथियों के जैसे व्यवहार करती है। यानी कि कुछ करैक्टर या कुछ पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड का होता है इसके अंदर, और पैनक्रियाज में कुछ पार्ट ऐसा है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू भी होता है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं, ठीक है। हार्मोन की डेफिनेशन, जो करेक्ट डेफिनेशन है वो भी मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। कई दफ़ा आप लोग इसके अंदर भी गलती कर बैठते हो, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो इसको रफ कर देते हैं, फिर अपन लोग इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यानी कौन कौन सी ऐसी ग्रंथि है हमारे बॉडी में, कहाँ पर है और किस चीज़ का वो स्त्राव कर रही है। तो ये क्योंकि यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है। ग्रंथियाँ पता चल गई भैया। ओके, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण हमको पैनक्रियाज याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, पैनक्रियाज याद रखना है। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होती है उनके पास खुद की नलिका होती है, यानी इनके अंदर डक्ट यानी नलिका पाई जाती है। ये अपने पदार्थों को अपनी नलिका के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेके जाते हैं। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि के पास खुद के पास किसी भी प्रकार की डक्ट नहीं होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। इसलिए इनको पदार्थों को यानी हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड की रिक्वायर्ड होती है। तो ये अपने पदार्थों को रक्त में छोड़ता है और रक्त उनको लेके जाता है। कई लोग इसमें भी दिमाग लगा लेते हैं कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथि ब्लड के द्वारा जा रहा है, ब्लड क्या है, नलिका ही तो है। अरे तो खुद की थोड़ी है वो, भाई इतना तो दिमाग लगाओ आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। पहली बात तो हमको ये याद रखना है, ठीक है, इनके पास डक्ट होती है, इनके पास नलिका होती है, नलिका पाई जाती है। डक्ट प्रेजेंट, शॉर्ट में लिख लेना डक्ट प्रेजेंट, प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट है ये, ठीक है। पहला पॉइंट ये, और ये अपने पदार्थों को, अपने सिक्रेशन को ब्लड में नहीं छोड़ता, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं लाने देता भैया। ओके, अब 1 बाय 1 हम लोग इसकी बात करते हैं बच्चों। पहली है लेक्राइमल ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लेक्राइमल ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्रिमल ग्लैंड भी बोल देते कई दफा। लेक्राइमल ग्लैंड।
अब ये कहाँ पर होती है? लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है वो अपनी आंखों में होती है बच्चों। कहाँ पर होती है? ये आंखों में होती है, जस्ट यहाँ पर होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर खुद की डक्ट होती है जिसके द्वारा टीयर यानी क्या बनाता है? ये आंसू बनाती है। ये क्या बनाती है बच्चों? याद रखना, आंसू, टीयर, आंसू बनाती है। और ये जो ग्लैंड होती है वो नाक के अंदर भी खुलती है। जब हम लोग रोते हैं तो भैया नाक से भी तो पानी आता है बच्चों, याद रखना, नाक से भी क्या आता है? पानी बहता है। नॉर्मल सी बात है, ओके। तो लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है वो किस प्रकार की ग्रंथि है? पहला तो हमको यही याद रखना है बच्चों, ये एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो क्या चीज का स्त्राव करती है? कौन से पदार्थ का स्त्राव करती है? टीयर बनाती है, आंसू बनाती है। और आंसू के अंदर क्या चीज होता है? खास बात आपको याद रखना है, इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम इसके अंदर होता है। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या रोल होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बैक्टीरिया को किल करता है बच्चों, ये जीवाणु का भक्षण करता है, जीवाणुनाशी होता है। ऐसा मान लो ये क्या है? जीवाणुनाशी होता है। ओके, क्या होता है? ये जीवाणुनाशी। लाइसोजाइम एंजाइम ये अपने लार में भी होता है, ठीक है। टाइलिन वगैरह होता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। वही लाइसोजाइम जो होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, जीवाणु को मारता है। ओके, ठीक है। तो ये पहली ग्लैंड लैक्राइमल ग्लैंड जो आपको पता होना चाहिए, जो आंसू का निर्माण करती है, कहां पर होती है? आंख में होती है, ठीक है ना। आई के अंदर ये प्रेजेंट होती है बच्चों, लिख लेना, ये भी आंख में पाई जाती है। और किसका निर्माण करती है? आंसू का निर्माण करती है। और आंसू के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का क्या रोल होता है? ये जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी होता है। पहले हम लोगों को पता चल गया। सेकंड बात करते हैं हम लोग। सेकंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन सी है? मेमरी ग्लैंड। कौन सी है ये? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुग्ध ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। दुग्ध ग्रंथि मेमरी ग्लैंड होती है। देखो ये मेल और फीमेल दोनों में ही होती है, दोनों में ही पाई जाती है, पर ये सक्रिय अवस्था के अंदर फीमेल में ही होती है। महिलाओं के अंदर ये एक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है और मिल्क का निर्माण होता है और मिल्क सिंथेसाइज होने के बाद में वो बॉडी से बाहर आता है। दोनों के अंदर अलग अलग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग हार्मोन काम करते हैं। इसके अंदर दो हार्मोन होते हैं, दोनों हार्मोन का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग ये हार्मोन काम करते हैं बच्चों, याद रखना। एक हार्मोन जो होता है वो मिल्क को सिंथेसाइज करता है और दूसरा हार्मोन जो होता है मिल्क को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो दोनों ही हम लोग इसके अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेकिन जो एक्चुअली मेमरी ग्लैंड होती है वो किस प्रकार की होती है बच्चों, याद रखना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। अब आप लोग ध्यान से देखना, मिल्क के अंदर आपको ब्लड तो दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इनके पास खुद की डक्ट प्रेजेंट होती है, खुद की इनके पास नलिकाएं होती है जिनके थ्रू जो मिल्क होता है वो बॉडी से बाहर आता है ना। अदरवाइज क्या होना चाहिए था? अगर डक्ट नहीं होगी तो ये ब्लड में उसको छोड़ना चाहिए था, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बार बार इसको क्यों कोरिलेट कर रहा हूँ? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं किस में तो नलिका होती है, किस में नलिका नहीं होती है। तो बच्चों बार बार रिवाइज करने का मतलब यही है ताकि आप लोगों के माइंड में एकदम से फिट हो जाए। तो याद रखना, मेमरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि जो होती है किसका प्रोडक्शन करती है, किसका सिंथेसिस करती है बच्चों, याद रखना, ये मिल्क का बच्चों, याद रखना, ये मिल्क का करती है। और ये भी किस प्रकार की ग्रंथि है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्य स्रावी ग्रंथि ये होती है। थर्ड हम लोग ग्रंथि की बात करते हैं इसके अंदर, वो है सीबेशियस ग्लैंड। कौन सी है वो? सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्रंथि, ठीक है ना। सीबेशियस ग्रंथि, इस नाम से भी कई दफा आया हुआ है सीबेशियस ग्रंथि, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो ऑयली ग्लैंड यानी कि तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड यानी कि सीबेशियस ग्रंथि, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं तेलीय ग्रंथि। ये किस चीज का स्त्राव करती है? देखो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता होगा अपने नाक के ऊपर जो होता है, कई दफा आप लोग देखा होगा, कईयों की स्किन ऐसी होती है जो नाक के ऊपर बहुत सारा तेल सा निकलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ना उनकी जो स्किन है वो कैसी है? ऑयली स्किन है। अब जिनके अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर यानी कि तेल का बिल्कुल भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, यानी कि जो सीबेशियस ग्लैंड होती है वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, इतना ज़्यादा वो यहाँ पर तेल नहीं बनाती है, तो उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई सी लगती है। तो ये इसी बेसिस पे होता है, किसी के अंदर ज़्यादा ये होती है तो उनके अंदर ज़्यादा ऑयल निकलता है, जिसमें कम ये होती है या कम होता है उसमें कम ऑयल निकलता है। तो जिनमें ज़्यादा होती है वो ऑयली स्किन वाले हो गए, जिनमें कम होती है वो
ड्राई स्किन वाले हो गए, ठीक है। ओके, तो ये तेलीय ग्रंथि होती है, सीबेसियस ग्लैंड हम लोग इसको बोलते हैं। कहाँ पर होती है? नाक के अंदर, ये नाक के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, नाक पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और ये किस चीज़ का स्त्राव करती है बच्चों? याद रखना, तेलीय ग्रंथि है तो ऑब्वियस ये बात है ऑयल का स्त्राव करती है, ठीक है ना, ऑयल का ये स्त्राव करती है, सीबेसियस। ओके, हम लोग इसको ऑयल का या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सीबम। कई दफ़ा क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिले ऐसा भी, तो सीबम का ये स्त्राव करती है, सीबम का निर्माण आप लोग इसको बोल सकते हो। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये 3 मेन ग्लैंड हम लोगों ने देख लिया, इसके अलावा और भी देखेंगे, जल्दी से इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सारी ग्रंथियों के नाम आपको पता होना चाहिए और साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि है या फिर बाह्यस्रावी ग्रंथि है। यही तो इम्पोर्टेंट है इनका, यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग उन्हीं पर ही ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, 4th ग्लैंड हम लोग इसके अंदर देख लेते हैं, वह स्वेट ग्लैंड, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। या फिर पसीने की ग्रंथि भी कई दफा हम लोग बोल देते हैं इसको, पसीने की ग्रंथि। ओके, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये ग्रंथि क्या किसका निर्माण करती है? पसीने का निर्माण करती है, पसीने का निर्माण करती है। और आप लोगों को पता है भैया, हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है उसके अंदर सॉल्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर NaCl वगैरह, लवण वगैरह होते हैं, नमक होता है। तभी हम लोग गर्मियों के अंदर ब्लैक शर्ट पहनते हैं और उसके जब पसीना लग के सूख जाता है तो ब्लैक शर्ट आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट से उसके अंदर धारियाँ सी बन जाती है। वो किसके कारण है? वो सॉल्ट के कारण, उस नमक के कारण ही होता है। तभी तो अपना पसीना वो थोड़ा सा नमकीन होता है, ठीक है। तो याद रखना, एक ग्लैंड ये भी है। अब आप लोग इसको देखोगे, ये ग्लैंड बाहर आ रही है तो ये अपने डक्ट के थ्रू आ रही है, अपनी नलिका के द्वारा पसीने बाहर आते हैं, ठीक है ना, ये ब्लड में नहीं जाता है। मैं बार बार इस चीज को रिवाइज करूं। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर 5th ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, यानी कि लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब इतना ही है। बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंदर, इसके अंदर आपको पता है खुद की नलिका होती है, खुद की डक्ट आती है और ये 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती है। इनके पास खुद की नलिका होती है। इनके अंदर मुख्य एंजाइम जो होते हैं वो टाइलिन एंड लाइसोजाइम होता है। टाइलिन का काम क्या होता है? आप लोगों को पता है, स्टार्च का पाचन करता है। 30% यानी 30% बॉइल्ड स्टार्च को ये तोड़ता है माल्टोज एंड डाइसेक्राइड के अंदर। और लार की पीएच भी आप लोगों को पता है 6.8 होती है, हल्की सी अम्लीय इनकी पीएच होती है। और एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार हमारे माउथ यानी बक्कल कैविटी के अंदर निकलती है। ये सारी बातें, और इससे भी हमने बहुत ही ज़्यादा बातें कर ली है ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर। यहाँ पर कहने का मतलब इतना ही है कि लारीय ग्रंथि जो होती है वो भी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। इसके अंदर आप लोगों को पता है पेप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट होता है, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होता है, ऐसे निकलता है। ऑक्जेक्टिव सेल जो होती है वो HCl का स्त्राव करती है। तो ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस चैप्टर के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मैंने आप लोगों को कंप्लीटली गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इसके अंदर। अभी स्वेट ग्लैंड हो गया अपना, ओके। अब हम लोग इसके अंदर बात करते हैं इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट एक ग्लैंड आती है, यानी कि 7 नंबर की ग्लैंड, सीरुमिन, सीरुमिन ग्लैंड। देखो बच्चों, सीरुमिन ग्लैंड को हम लोग हिंदी में भी सीरुमिन ही बोलते हैं, तो आप लोग हिंदी में भी लिख लेना इसको, सीरुमिन ग्रंथिया या ग्रंथि। कई दफा क्वेश्चन आया हुआ है सीरुमिन ग्लैंड, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए होती कहाँ हमारे शरीर में। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। और किसका निर्माण करती है? मोम का निर्माण करती है, यानी वैक्स का निर्माण करती है। ये आप लोगों को याद रखना। सीरुमिन ग्रंथिया, सीरुमिन ग्लैंड जो होती है कहाँ पर होती है? अपने
कान के अंदर होती है, जो अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, कान का पर्दा जो होता है, ईयर ड्रम जिसको बोलते हैं, उसको ये नम बनाए रखती है। किसके द्वारा? मोम के द्वारा, क्योंकि ये किसका स्त्राव करती है? मोमीय पदार्थ का स्त्राव करती है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग ग्लैंड की बात करते हैं, वो है अपना लीवर। क्या है बच्चों? लीवर, जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं हम लोग? जिगर बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में अपन इसको यकृत बोलते हैं, ठीक है। लीवर जो होता है वो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। क्लियर सी है? कौन सी है बच्चों? लीवर है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और बता देता हूं, वैसे तो हम लोगों ने इसके बारे में भी डिटेल स्टडी ऑलरेडी कर रखा है, मैंने सारी बातें आप लोगों को पहले से बता रखी है। लीवर जो होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, यानी इसका अगर कुछ पार्ट डैमेज भी हो जाता है तो ये वापस से उस पार्ट को बहुत जल्दी बना लेता है, क्योंकि इसकी जो कोशिका होती है वो बहुत जल्दी विभाजित होती है। इनकी जो कोशिका होती है वो होती है हेपेटिक सेल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक कोशिकाएं बोलते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ भक्षण करने वाली कोशिका भी होती है, फेगोसाइटोटिक सेल भी होती है, जो मतलब कि बाहर से आने वाले जितने भी पदार्थ है जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उनका ये भक्षण करने का काम करती है। और कोशिका को बोलते हैं अपन लोग कुफर सेल। क्या बोलते हैं उनको? अपन लोग कुफर सेल बोलते हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है। इसको हम लोग रासायनिक कारखाना भी बोलते हैं, व्यस्तम ऑर्गन भी अपना बॉडी का, और ये अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट भी करता है ऑर्निथिक साइकिल के द्वारा। सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं देखा तो बहुत जरूरी है भैया देखना, क्योंकि उस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छे समझाया और बाहर से भी काफी चीजें उसके अंदर मैंने ऐड भी की है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये सारी जो ग्रंथियां है, जितनी भी आप लोगों ने अभी ग्लैंड पढ़ी है, वो सभी की सभी कैसी है? ये सभी की सभी बाह्यस्रावी ग्रंथि, और सभी के अंदर आप लोग देखोगे इनके अंदर किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं दिखता है, क्योंकि ये ग्रंथि होती है जो ब्लड से दूर रहती है भैया, ब्लड के कांटेक्ट में ये नहीं आती है। रीजन क्या है? इनके पास खुद की डक्ट है, खुद की नलिका है, तो इनको ब्लड की कहाँ जरूरत है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उनको रक्त की आवश्यकता होती है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके पास खुद की तो कोई नलिका होती नहीं है। तो ये अपने रसायन को कहां पर छोड़ते हैं? ब्लड में छोड़ते हैं, और ब्लड के थ्रू वो टारगेट सेल तक चले जाते हैं। क्लियर हो गया? मैंने पहले भी कहा है, ब्लड जो होता है, जिस ब्लड वेसल्स के अंदर रुधिर नलिकाओं के अंदर बहता है, वो नलिकाएं अंतःस्रावी ग्रंथि की नहीं होती है। कई दफा दिमाग लगा देते हो, यार ब्लड के अंदर है तो ब्लड भी तो नलिका ही है, इतना दिमाग मत लगाओ भैया, क्योंकि वो नलिका इनकी खुद की नहीं है। ओके, तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी डिस्कस अपन लोगों ने ग्लैंड कर ली है। ये सभी की सभी जो ग्रंथि है वो कैसी है? एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जितनी भी अपन ने देखे हैं, इनका जो स्त्राव है वो लाल नहीं है, ब्लड उसमें नहीं है। और अभी अपना स्टार्ट होगा एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग इसको भी। आराम से पढ़ना, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जिनके पास नोट्स नहीं है या आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करना, ठीक है। और अपने नोट्स को और बेहतर बनाना, अगर नहीं है तो ज़रूर नोट्स लिखना। ओके, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन कौन सी है मेन हम लोगों ने जान लिया है, और ये जरूरी भी है कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली। अब हम लोग बात करते हैं इसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि भैया ये डक्टलेस होती है। डक्टलेस यानी कि नलिका विहीन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, अगर इनके पास नलिका नहीं है तो ये अपने रसायन को, अपने पदार्थों को किस में छोड़ती है भैया? ब्लड के अंदर। तो ये
अपने जो रसायन होते हैं वो ब्लड के थ्रू टारगेट सेल तक भेजने का काम करते हैं। इनके पास खुद की नलिका नहीं होती है। अब इनके जो केमिकल्स होते हैं, इनके जो पदार्थ होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? हार्मोन बोलते हैं। ओके, हार्मोन। पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है। जैसे बाह्यस्राव ग्रंथि के अंदर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जूसेस वगैरह निकल रहे हैं, एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं, ठीक है, रस वगैरह निकलते हैं। लेकिन अंतःस्राव ग्रंथि के अंदर हम लोगों को याद रखना केवल और केवल हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन। इनके पास खुद की कोई नलिका नहीं होती है, अपने हार्मोन को ब्लड में छोड़ते हैं और ब्लड से वो टारगेट सेल तक जहाँ पर उसको पहुँचाना होता है वहाँ पर ये पहुंचा देते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि भैया हार्मोन एक्चुअली है क्या, हार्मोन होते क्या है, हार्मोन होते क्या है। समझना ध्यान से। हार्मोन जो होते हैं इसकी मैं परिभाषा आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। समझना, हार्मोन की परिभाषा लिखना, हार्मोन अल्प मात्रा में उत्पन्न होने वाले हार्मोन अल्प मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक पदार्थ होते हैं। परिभाषा से बहुत कुछ सीखोगे आप, देखना। अपोषक पदार्थ होते हैं या फिर ऐसे लिख लो अपोषक रसायन होते हैं जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं, जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं। समझना, पहला पॉइंट तो यहां से निकल गया। हार्मोन क्या है? अल्प मात्रा में। पहली बात तो ये कैसे निकलते हैं? अल्प मात्रा में निकलते हैं और इनकी जरूरत भी कितनी होती है? अल्प मात्रा में ही होती है। माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर और ये माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर ही हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन बॉडी से बाहर निकलते हैं। और ये अपना जो काम होता है हार्मोन वो कैसे करते हैं? फास्ट करते हैं कि धीमा करते हैं? धीमा करते हैं भैया, धीमा, स्लो काम करते हैं, आपको याद रखना है। उत्पन्न होने वाले अपोषक यानी कि इनसे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, हार्मोन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। कई दफा आप लोग मानो या फिर आप लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि हमारे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन निकला और निकलने के बाद वो टारगेट सेल तक गया, वहां पे जाने के बाद उसका पाचन हो गया, तहस नहस हो गया, काम खत्म हो गया उसका। उसके बाद क्या हमको उसकी ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी भैया, किसी भी प्रकार की ऊर्जा वहां पर उत्पन्न नहीं होती है। ये अपोषक पदार्थ होते हैं, ये अपोषक रसायन होते हैं, ये आपको याद रखना है। अंतरकोशिकीय संदेशवाहक की तरह, इसका मतलब क्या हो गया? ये एक जगह से दूसरी जगह है। संदेशवाहक यानी कि ये मैसेंजर के थ्रू काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ये मैसेंजर के थ्रू काम करता है। अब मान लो पीयूष ग्रंथि ने हार्मोन रिलीज किया और उसने बोला कि भैया एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होना चाहिए, तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन कहाँ पे जाता है? अपनी एड्रेनल ग्लैंड के पास जाता है और वहां पर ये मैसेंजर के थ्रू गया और वहां पर उसको सिग्नल देगा कि भैया एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट करो, अगर ज्यादा हो रहा तो उसको रोको। तो ये एक तरह से मैसेंजर के थ्रू काम कर रहा है कि ये सिग्नल पहुंचाता है बस एक जगह से दूसरी जगह। संदेशवाहक का मतलब इतना ही है। तो इतना हम लोगों को पता चल गया, हार्मोन जो होता है वो पोषक पदार्थ नहीं है, इनसे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये अपोषक पदार्थ होते हैं। सेकंड थिंग हमको ये याद रखना है कि हार्मोन जो होते हैं वो अल्प मात्रा में रिलीज होते हैं और इनकी जो क्रिया होती है वो स्लो होती है, धीमी होती है। इतना क्लियर हो गया। सेकंड थिंग हमको ये याद रखना है कि भैया हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक की तरह काम करते हैं। तो ये क्लियर हो गया? ओके। अब कौन कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर है वो सारी ग्लैंड का नाम आपको याद होना चाहिए, सारी ग्लैंड के कार्य, सारी ग्लैंड कौन से हार्मोन रिलीज करती है और उन हार्मोन का अधिक स्त्राव होता है तो क्या हो जाता है, और अगर वो हार्मोन हमारी बॉडी में कम स्त्राव हो रहे हैं तब क्या हो जाता है। तो ये सारी बातें यानी कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोगों ने
टॉपिक स्टार्ट किया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके अंदर देखा, उसके साथ साथ बाह्य स्रावी ग्रंथि को हम लोगों ने जाना कि भैया कौन सी प्रकार की बाह्य स्रावी ग्रंथि हमारे बॉडी के अंदर कहाँ पर उपस्थित है, उसका क्या रोल है, वो किस चीज का स्राव कर रही है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके नाम आप लोग याद रख लोगे तो वही काफी है। इतना क्लियर है? ठीक है। और देन हम लोगों ने पढ़ा भैया हार्मोन क्या होते हैं, इनके बारे में उसकी परिभाषा जानी, ठीक है। और इतना आप लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा है, इतना आप लोगों को याद भी होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसका रिवीजन कर लेना अच्छे से, नोट किया हो तो। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।